ओके, ऐसे नंबर 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। लॉज एंड रेगुलेशंस का कंसिडरेशन आप करते हो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या है ऐसे का? ऐसे सिंपल है, ऐसे दो चार चीज़ों को स्टेट करेगा और ऐसे खत्म हो जाएगा। मतलब सबसे पहले ऐसे बताएगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यानी कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस, मान लो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं, तो इंश्योरेंस की जो हमारी कंपनी है उसमें जो मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको इंश्योर करना है कि भाई लॉज एंड रेगुलेशन जो इंश्योरेंस वाले बने हुए हैं, बाकी जो एंटिटी के लिए लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, कंपनीज के लिए जो एप्लीकेबल है, सारे के सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को वो कंसिडर करे और फॉलो करे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फ्रेमवर्क में निकल के आएगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल करेगा, ओके। फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑडिटर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से ये होगी इसमें कि भाई आप ये देखो कि जो हाँ लॉज एंड रेगुलेशंस हैं एंटिटी के ऊपर, वो हैं कौन कौन से, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो और चेक करो कि वो एंटिटी ने अप्लाई कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। फिर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर एंटिटी ने अप्लाई कर रखे हैं तो क्या करोगे, एंटिटी ने अप्लाई नहीं कर रखे हैं तो क्या करोगे, नहीं कर रखे हैं तो उसका मटीरियल मिसस्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट, मटीरियल मिसस्टेटमेंट उससे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये सारी चीज़ें आप उसमें देखने वाले हो, ठीक है। फिर आपके पास निकल के आएगा कि आपका एक इंडिकेटर होता है, जो लर्न करने वाली चीज़ है ऐसे में, वो होता है इंडिकेटर्स। मतलब इंडिकेटर्स क्या हैं कि आपके लॉज एंड रेगुलेशंस को एंटिटी ने फॉलो नहीं किया है, ये पता कैसे चलेगा ऑडिटर को? इट इज़ इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी ऑडिट करने जाते हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल, वो तो आप पता कर लोगे, बट ये ऑडिटर ने मतलब ये एंटिटी ने फॉलो कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं, इसके लिए आप क्या क्या चीज़ों को चेक करोगे। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, 10-11 इंडिकेटर्स की लिस्ट दे रखी है, उस इंडिकेटर्स को हमें प्यार से याद करना है और लास्ट में हमारे पास निकल के आएगा कि अगर आपको कोई इंडिकेटर मिल जाता है और आपको लगता है कि नहीं फॉलो कर रखा है, तो आप स्टेप्स क्या लोगे, ऑडिट प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे उसके लिए, ओके। सबसे पहले हम आते हैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो इन्होंने कहा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंप्लाई करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ, जो भी है वो मैनेजमेंट कंप्लाई करेगा। मैनेजमेंट कंप्लाई करेगा कैसे? अच्छा, 7 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, याद करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो कोई लॉज एंड रेगुलेशंस आपको बोले जाते हैं, आप मैनेजमेंट हो किसी एंटिटी के, आपको बोला जाता है कि लॉज एंड रेगुलेशंस हैं और आप चाहते हो कि लॉज एंड रेगुलेशंस को ना कंप्लाई करवा दो, ठीक है। आप एंटिटी में ऑडिटर नहीं हो, आप एंटिटी में कोई सीए वगैरह नहीं हो, आप एंटिटी में मैनेजमेंट का पार्ट हो, मतलब कि आप लाइक यू आर अंबानी, मुकेश अंबानी या फिर ऐसी पोस्ट पे हो। क्या आपको वाकई में लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में जितने भी लगने वाले, कंपनी एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेबी एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपको सबका पता होगा? नहीं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैनेजमेंट को बोला कि इंगेज कर लो। किसको इंगेज करोगे आप? लीगल एडवाइजर्स को इंगेज कर लो, जो आपको असिस्ट करेगा। किसमें असिस्ट करेगा? आपका जो भी लॉस का कंप्लायंस करना है उसके लिए आपका असिस्ट कर देगा। तो सबसे पहले तो आप लीगल एडवाइजर्स को इंगेज कर लो, ठीक है। हमने उनको इंगेज कर लिया, हमारे पास लीगल एडवाइजर्स आ गए। अब लॉस का कंप्लायंस हो रहा है क्या? सिर्फ पूछते रहेंगे उनसे? नहीं, हमने कहा एक ऐसा कर भाई, एक ना बना के दे दे कहीं पर। मतलब क्या बना के देते सर? तो एक रजिस्टर बना के देते। तो मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन जो आपको कंप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट में हो, ठीक है, आपके पास फेमा का आता है, तो फेमा के जो आपके एक्सपोर्ट वाले लॉज निकल के आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन निकल के आते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विसेज के लिए किसको रिपोर्टिंग करनी है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, या जीएसटी का जो भी हमारे ऊपर अप्लाई होता है। तो उन्होंने कहा कि लीगल एडवाइजर से ही बोल दिया एक तरीके से हमने कि प्लीज मेंटेन अ रजिस्टर। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? मेंटेनेंस ऑफ अ रजिस्टर ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट लॉस एंड रेगुलेशंस विच द एंटिटी हैज टू कंप्लाई। ठीक है, कर लिया हमने, मेंटेन कर लिया रजिस्टर। फिर अब मॉनिटर कर लो कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस की आप बात कर रहे थे, तो मॉनिटर करो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट थी क्या वो कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, हम मॉनिटर कर देंगे कि लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन कैसे मॉनिटर करें? मतलब जैसे आपने कहा कि जीएसटी अप्लाई होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। ये रजिस्टर में हमने एक बंदे से पूछा कि भाई जीएसटी ताज़ा ताज़ा आया है। हमने एक लीगल एडवाइज़र को पकड़ा, हमने उससे कहा कि बता दे। हमने सबसे पहले लीगल एडवाइजर्स को इंगेज कर लिया, ठीक है। उन्होंने हमारे ऊपर बता दिया कि सर आपके ऊपर ना 5% जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है गुड्स के केस में, और उसने हमारे रजिस्टर मेंटेन करके दे दिया कि ये मेजर लॉज एंड रेगुलेशन है जो एप्लीकेबल है, ठीक है। मॉनिटर करना है लीगल रिक्वायरमेंट को। आप मॉनिटर करते कैसे हो? तो उन्होंने कहा जो मॉनिटर करोगे ना वो आप ऑपरेशनल प्रोसीजर्स में तो मॉनिटर करते हो। मतलब जीएसटी फॉर एग्जांपल आरसीएम वाला जीएसटी होता है, वो आपका कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ऑपरेशंस में पता चलेगा। तो आपको मॉनिटर जो करना है, लीगल रिक्वायरमेंट का जो मॉनिटरेशन करना है, वो कहीं ना कहीं लिंक होता है आपके ऑपरेशनल प्रोसीजर से।
ठीक है। तो उन्होंने कहा मॉनिटर करो कि मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स और इंश्योर करो कि जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स डिज़ाइन किए गए थे या डिज़ाइन किए गए हैं उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए कि नहीं किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी आपका बेसिकली हमेशा आपका जो भी है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और आप पे कर देते हो सरकार को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परचेज आप जब करते हो तो जीएसटी आप उसको पे ना करके अपने पास रख लेते हो आरसीएम के अंदर। ऐसा क्यों करते हैं? आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है तो हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, आरसीएम एप्लीकेबल है तो हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल प्रोसीजर लगाओ उस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एंगेज किया था लीगल एडवाइजर्स को, कर लिया एंगेज। उसको एंगेज करने के बाद आपने कहा कि प्लीज़ मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन जो हमें कंप्लाई करने हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लाई करनी है, रजिस्टर मेंटेन हो गया। फिर हमने मॉनिटर किया लीगल रिक्वायरमेंट्स को, हमने साथ में देख लिया कि ऑपरेशनल प्रोसीजर्स क्या लग सकते हैं, क्या हमने ऑपरेशनल प्रोसीजर्स लगाए हैं ताकि उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सके। अच्छा, अब हो गया काम। आपने इतना बोल दिया, मान लेंगे नहीं, इंटरनल कंट्रोल तो लगाना ही पड़ेगा, हमेशा चेक्स तो लगाने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा इंस्टीट्यूट करो इंटरनल कंट्रोल को और ऑपरेट करो इंटरनल कंट्रोल को। ठीक है, सिंपल है, इंस्टीट्यूट कर दिया और ऑपरेट कर दिया। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ पर खत्म होगी। मतलब आपने कहा कि हम लीगल एडवाइजर को लेके चले आए, लीगल एडवाइजर को बुलाया, उससे कहा भाई रजिस्टर मेंटेन कर दे, लॉज रेगुलेशन में सारे मिनट्स मतलब रजिस्टर पे सारे सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन रख दिए। हमने उनको मॉनिटर कर लिया, हमने साथ में देख लिया कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर से कैसे ये लॉज एंड रेगुलेशन को मीट हो जाएंगे, और फिर हमने ये भी कह दिया कि भाई इंटरनल कंट्रोल के चेक वगैरह लगा हुआ है। ये सारा का सारा प्लानिंग का पार्ट नहीं लगता। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट तो एम्प्लॉइज ही करते हैं ना। एम्प्लॉइज को क्या रजिस्टर थमा दोगे? मतलब आपके पास जितने भी सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशंस है जिसका आपने रजिस्टर मेंटेन करके रखा हुआ था, आपने फेमा का मेंटेन करके रखा हुआ था, आपने सबका मेंटेन करके रखा हुआ था। जो बंदा परचेज डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है उसको क्या मतलब फेमा से, उसको क्या मतलब एक्सपोर्ट पे, उसको क्या मतलब, उसको सिंपल इतना पता है कि भाई मेरे को परचेज करके ना इनवॉइस ऐसे करके चढ़ानी है। तो उन्होंने कहा इसके लिए क्या करो, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ। ठीक है, तो मेंटेन अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड पब्लिश दैट कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर लिखा होता है कौन किसके बाद क्या काम करेगा, किसका क्या ध्यान देना है, आप जो परचेज डिपार्टमेंट वो किस किस चीज़ पे ध्यान रखोगे, आप जो सेल्स डिपार्टमेंट किस किस चीज़ पे ध्यान रखोगे, इंश्योरेंस के केस में आप जो क्लेम का डिपार्टमेंट है किस किस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि आप एक क्या करो, सबसे पहले तो आप एक डेवलप करो और पब्लिश कर दो कोड ऑफ कंडक्ट को, और इंश्योर करो कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिश कर दिया, अब समझ में नहीं आता लोगों को। नॉर्मल एम्प्लॉइज़ है ना यार, सारे एम्प्लॉइज़ को जो परचेज की एक्सपर्टाइज रखता है बंदा, या सेल्स की एक्सपर्टाइज रखता है बंदा, या मार्केटिंग एक्सपर्टाइज रखता है बंदा, वो लॉज एंड रेगुलेशंस की एक्सपर्टाइज थोड़ी ना रखेगा। तो हम ट्रेनिंग देंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट को वो फॉलो करें, इसके लिए हम एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है, हमने उनको ट्रेनिंग दे दी। ओके, तो हमने 3-4 चीज़ें तो हमने ऊपर करी थी लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें हम करके बैठ गए, 6 चीज़ें हो गई। अब हमने उनको ट्रेनिंग भी दे दी, लेकिन रह क्या गया है? ट्रेनिंग करने के बाद फिर से वही करोगे आप, लास्ट में मॉनिटर करो कि कंप्लाई हो रहा है कोड ऑफ कंडक्ट ट्रेन करने के बाद, क्योंकि कुछ 4-5 बंदे होते हैं जो कहते हैं अरे चल लॉज रेगुलेशंस तो कौन नहीं फॉलो करेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे कंप्लायंस हो रहा है कोड ऑफ कंडक्ट का कि नहीं हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लो, खत्म। तो ये आपके पास मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकल के आती हैं। तो कुल मिलाकर हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करेगा, मैनेजमेंट इंगेज कर लेगा, किसको इंगेज करेगा, लीगल एडवाइजर्स को इंगेज कर लेता है वो। ठीक है, जो असिस्ट करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने में। कर लिया, इंगेज कर लिया। फिर रजिस्टर मेंटेन कर लो कि सारी की सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, जो इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट थी, वो सारी की सारी एक जगह लिखी हुई हैं कि नहीं लिखी हुई हैं वो आपके पास नोटेड डाउन है, वो सारी की सारी एक जगह लिख लो। फिर मॉनिटर करो, किसको मॉनिटर करोगे, लीगल रिक्वायरमेंट को मॉनिटर करोगे। लेकिन मॉनिटर करोगे कैसे? ये मॉनिटर करना है कि ऑपरेशनल मेजर जो लगे हुए हैं वो सारे के सारे ऑपरेशनल मेजर आपके ऐसे लगे हुए हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो जाए अपने आप। फिर इंस्टीट्यूट कर देना और ऑपरेट कर देना एक इंटरनल कंट्रोल के मैकेनिज्म को। ठीक है, करवाओगे कैसे? एम्प्लॉइज से करवाओगे ना सारा का सारा काम। तो एम्प्लॉइज को लेके आओ, सबसे पहले क्या करो, एम्प्लॉइज के लिए एक डेवलप करो और मतलब इशू कर दो या पब्लिश कर दो कोड ऑफ कंडक्ट को। कोड ऑफ कंडक्ट को करने के बाद उसको ट्रेन कर दो एम्प्लॉय को कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे, और उसके बाद मॉनिटर करो कोड ऑफ कंडक्ट को। और अगर एम्प्लॉइज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ठोक दो, डिसिप्लिनरी एक्शन ले लो, खत्म। ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अब हमारे पास आती है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? तो इन्होंने कहा सबसे पहले बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर होता क्या है। चलो, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो? 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। एक, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे। किसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे? लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो लग रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे। ठीक है, अगर आप किसी बैंक ऑडिट करने जाते हो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पढ़ लो कि एनबीएफसी का करने जा रहे हो तो एनबीएफसी का जो भी निकला हुआ है, जो आरबीआई के गाइडलाइंस निकली होती है वो सारी की सारी पढ़ के जाते हो आप। ठीक है, तो हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली लॉज की, हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली लीगल एनवायरनमेंट की, और हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे कि क्या कंप्लायंस कर रखा है एंटिटी ने। ये हम कैसे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे?
अरे ऊपर बोला ना अभी अभी कि कोड ऑफ कंडक्ट एंटिटी इशू करेगी, तो उससे मांगो एक कोड ऑफ कंडक्ट कि सर आपने इसका कंप्लायंस कर रखा है, तो आपका कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, आपकी कोई एक तरीके से रजिस्टर है जिसमें आपने ये सारी चीज़ें लिखी हैं और आप कैसे इंश्योर करते हो, वो सारा का सारा आप मांग लो। तो दो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑडिटर की। पहली होती है अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी लॉज एंड रेगुलेशंस की, और दूसरी होती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी कि एंटिटी ने उसको कैसे कंप्लाई कर रखा है। ठीक है, कर लिया। फिर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कब निकल के आएगी? जब आपको ये पता चल जाएगा कि काम कर रखा है कि नहीं कर रखा, कंप्लायंस कर रखा है कि नहीं कर रखा। पता कैसे चलेगा? दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ विच आर टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर। अच्छा, क्या इंडिकेटर कंसिडर करेगा ऑडिटर? ऑडिटर क्या ऐसा इंडिकेटर देखेगा, ऐसे क्या चीज़ उसको दिख जाए जो उसको पता चल जाए कि हाँ भाई नहीं कंप्लायंस नहीं हो रखा, लॉज का कंप्लायंस नहीं हो रखा, रेगुलेशंस का कंप्लायंस नहीं हो रखा, कुछ भी कंप्लायंस नहीं हो रखा। सबसे पहले बेसिक इंडिकेटर्स, अगर आपको दिख रहा है कि पेमेंट जो करी गई है, किसको पेमेंट करी गई है, पेमेंट आपको दिख रहा है ऊपर से दिख रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है कंपनी के ऊपर। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हमें पता जाएगा कि भाई कुछ ऊपर नीचे हो रखा था लॉज रेगुलेशंस का, तभी इन्वेस्टिगेशन बैठा रखी है कंपनी के ऊपर। ठीक है, दूसरा हमने कहा पेमेंट कर रखी है, किसको पेमेंट कर रखी है, लीगल एडवाइजर्स को पेमेंट अच्छी खासी हो रखी है, या फिर लीगल, देखो लीगल एक्सपेंसेस की एक पेमेंट होती है और दूसरी पेमेंट होती है आपकी रिटेनरशिप फीस। रिटेनरशिप फीस क्या होता है? हम लॉयर को रिटेन करते हैं, उसके लिए रिटेनरशिप फीस पे की जाती है। तो अगर आपके केसेस नहीं आ रहे होंगे ना, तो आप लॉयर को रिटेन नहीं करते हो। 15 16 लॉयर्स को रिटेन करके बैठे हो, क्यों रिटेन करके बैठे हो? अगर कोई दिक्कत नहीं तो सर कंप्लाई करने के लिए रिटेन करके बैठे, कंप्लाई करने के लिए दो ऑडिटर, दो लॉयर्स काफ़ी नहीं है, 15 से एडवाइस ले रहे होगे ना, तभी तो रिटेन कर रखा है आपने। तो उन्होंने कहा बेसिक चीज़ पहले तो ये निकल के आ जाता है इन्वेस्टिगेशन अगर कंपनी के ऊपर चल रही है तो हमें पता चल गया कि भाई कंपनी घोटाले में। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, किसके एक्सपेंसेस का पेमेंट? आपने लीगल एडवाइजर्स को पेमेंट ज़्यादा कर रखा है, तो पेमेंट ऑफ हैवी अमाउंट कह सकते हो आप इसको। ठीक है, या फिर अनयूजुअल पेमेंट कह सकते हो, अनयूजुअल पेमेंट्स टुवर्ड लीगल एक्सपेंसेस और रिटेनरशिप फीस। ठीक है, तीसरा एंटिटी ने लॉस का कंप्लायंस नहीं किया, पता कैसे चलेगा? कोई फाइन तो नहीं दिख रहा बुक्स में, पेनल्टी दिखती है ना, टीडीएस की पेनल्टी कभी कभी एंटिटी पे करती है, जीएसटी की पेनल्टी पे करती है, लेट डिपॉजिट करवाए जीएसटी, टीडीएस की पेनल्टी 1% वाली जाती है ना, तो वो तो नॉर्मली बदल जाता है ना, टीडीएस का कंप्लायंस नहीं हुआ, जीएसटी का कंप्लायंस नहीं हुआ, इनकम टैक्स का कंप्लायंस नहीं हुआ, कैसे बदलता है? फीस से, पेनल्टी से अगर कंपनी ने पे करी थी उससे बदल जाता है। तीन चीज़ें तो निकल के आ जाती है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फीस का है, पेनल्टीज का पेमेंट कर रखा है, या फिर पेमेंट कर रखा है हैवी अमाउंट का, अनयूजुअल अमाउंट का, किसके लिए? रिटेनरशिप फीस के लिए या फिर लॉयर की फीस के लिए। ठीक है, इसके बाद 8 पॉइंट और हैं, उनको याद करना इज डिफिकल्ट। तो हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं, एफआर, एसएफएम, ऑडिट, लॉ, कॉस्ट, इको लॉ किसी ने इलेक्टिव में लिया हो तो, डीटीआर ईटी। ठीक है, 8 सब्जेक्ट्स का नाम याद है ना, उन्हीं से याद कर लेते हैं। सबसे पहले एफआर में आप क्या करते हो? अकाउंट्स मेंटेन करते हो ना। तो इन्होंने कहा मान लो अगर किसी एंटिटी ने अनयूजुअल अकाउंटिंग कर रखी हो, ठीक है, या फिर अनऑथराइज्ड अकाउंटिंग कर रखी हो, या फिर इम्प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रखे हो ट्रांजेक्शन्स को, तो इम्प्रॉपरली रिकॉर्ड मतलब आपको दिख रहा है कि इन्वॉइसेस आते हैं लेकिन चढ़ाए नहीं जाते हैं। ठीक है, या फिर अनऑथराइज मतलब आपका एक प्रॉपर सिनारियो होता है ना कि इसके बाद ये बंदा अप्रूव करेगा, इसके बाद ये बंदा अप्रूव करेगा, नहीं, ऐसे किसी का अप्रूवल नहीं दिखता, पेमेंट ऐसी हो रही है, तो वो आपके आ जाएगा कि लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो वो हमारे पास पहले निकल के आ गया, 3 चीज़ें वो हो गई थी। पहला निकल गया एफआर से कि इम्प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रखा है आपने ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, या फिर अनऑथराइज रिकॉर्ड कर रखा है ट्रांजेक्शन्स को। एसएफएम क्या बात करता है? एसएफएम मार्केट की बात करता है ना, मार्केट ऊपर चला गया, नीचे चला गया। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि अगर आपने पेमेंट करी, किसको पेमेंट करी है? किसी भी एक चीज़ की पेमेंट करी है, परचेज की पेमेंट करी है, लेकिन जो अमाउंट था ना वो सिग्निफिकेंटली हायर था, सिग्निफिकेंटली लोअर था मार्केट प्राइसेस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उन्होंने कहा पेमेंट आपने कर रखी थी, किसकी पेमेंट कर रखी थी? परचेज आपने कर रखी थी, सिग्निफिकेंटली अबव या सिग्निफिकेंटली लोअर देन द मार्केट प्राइस आपने परचेज कर रखी थी, तो वो भी एक तरीके से शक की निगाह में आता है कि भाई मार्केट का भाव 100 रुपये चल रहा है, आपने 180 में कैसे खरीद लिया, या आपने 70 रुपये में कैसे खरीद लिया। ठीक है, सिंपल, ये भी समझ में आता है। ओके, इसके बाद लॉ क्या करता है? लॉ बात करता है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है लॉ में, एक रिलेटेड पार्टी की बात करता है। तो इन्होंने कहा कि आपने पेमेंट करी थी, ठीक है, किसी अनस्पेसिफाइड सर्विस की पेमेंट करी थी रिलेटेड पार्टी को। अनस्पेसिफाइड सर्विस मतलब आपने सर्विस का कोई स्पेसिफिकेशन ऐसा मेंशन नहीं किया, रिलेटेड पार्टी के लिए 188 185 बहुत सारे सेक्शन जो अप्लाई करने पड़ते हैं, आपने नहीं ऐसी हवाबाजी में कर दिया, तो 180 कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं हुआ ना सीधे, तो वो तो आपके लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर आ ही जाता है। तो यहाँ पर बोला कि पेमेंट अनस्पेसिफाइड सर्विसेज की आपने पेमेंट कर रखी है, किसको? कंसल्टेंट को कर रखी है, रिलेटेड पार्टीज को कर रखी है, वो आपकी शक की निगाह में आ जाएगी। चौथा सब्जेक्ट ऑडिट क्या बात करेगा? तो इन्होंने कहा देखो ऑडिट के लिए हम कह रहे हैं आपका ना एक सिस्टम लगा हुआ है। क्या सिस्टम लगा हुआ है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट ट्रेल नहीं मिल पाती। मतलब कोई एंट्री करते हो टैली में, एंट्री के 2 इम्पैक्ट आते हैं, ट्रायल बैलेंस से होके वो या फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा या बैलेंस शीट पे जाएगा। आपने एंट्री करी टैली में,
परचेज चढ़ा दिया। बैंक में तो वो हिट करता है, परचेज शो ही नहीं होता कहीं पर, पैसा कम हो रहा है बैंक में। अच्छा फिर सर वो डबल बुक कीपिंग अकाउंटिंग वगैरह वो कैसे हो पाएगी, वो ऊपर नीचे करके वो सस्पेंस अकाउंट में ऐसे करके कुछ हिट कर रहा है, बट आप ऑडिट ट्रेल मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। या फिर मान लो आपको पता चल रहा है कि ठीक है 2 अकाउंट्स हिट होते हैं, वो आपकी डबल कीपिंग मेंटेन्ड है, लेकिन वो इस तरीके से कर रखा है ना, इस तरीके से लूप सा बना रखा है कि एक से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, तीसरे से चौथे में गए, इस तरीके से ट्रांजेक्शन घुमा रखा है कि आप ऑडिट ट्रेल मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं घोटाला हो रखा है। फ्रॉड वाला केस नहीं, कहीं ना कहीं लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस नहीं है, ठीक है। लॉस के हिसाब से आपका पेमेंट सीधे सीधे होना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए, आपने ऐसा नहीं कर रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑडिट ट्रेल मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर आपके पास निकल के आता है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जो एक्सिस्टेंस है वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे पा रहा है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल वगैरह लगा हुआ है उसके अंदर, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है हमें, बिना अप्रूवल के सारे ट्रांजेक्शन पेमेंट के लिए जा रहे हैं, ऐसे करके निकला हुआ है, तो वो ऑडिट के अंदर निकल के आता है। मान लेते हैं फिर हम कॉस्ट में बात करते हैं। कॉस्ट में हम किसकी बात करते हैं, कॉस्ट में हम कहीं ना कहीं बात करते हैं कि आपको कमीशन पे हो रहा होता है या आपका एजेंट की सर्विस पे हो रही होती है, तो वो तो नॉर्मल है ना। नहीं, अगर आपकी एक्सेस पे करी गई है, क्या पे करी गई, सेल्स कमीशन या एजेंट फीस आपकी ज़्यादा पे करी गई है, कॉस्ट ही है ना वो तो अगर आपकी सेल्स कमीशन एक्सेस पे होगी, आपका कॉस्ट एकदम से बढ़ गया, तो वो आपका निकल के आ जाता है कि भाई क्यों ज़्यादा सेल्स कमीशन या फिर एजेंट फीस आप एक्सेस क्यों पे कर रहे हो, किस वजह से आप एक्सेस पे कर रहे हो। ट्रांजेक्शन कहीं ऊपर नीचे तो नहीं किया था ना जो आपने एक्सेस पे कर दिया, उसको क्यों एक्सेस पे किया है, ये भी इंडिकेटर के अंदर निकल के आता है। अच्छा इसके बाद इकोलो में फीमा की बात हो रही है। फीमा क्या बात करता है कि आपके जो भी अगर आप कोई एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज करते हो तो एक्सचेंज कंट्रोल का जो भी मैकेनिज्म है या डॉक्यूमेंटेशन है वो मेंटेन करना। हमने एक्सचेंज कंट्रोल का ना कोई मेंटेनेंस नहीं किया, मतलब हमने पेमेंट कर दी विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं किया, ऐसे ही पेमेंट कर दी, फिर ठीक है, फिर आपने फेमा का कंप्लायंस नहीं किया है, वहाँ पे ले जाओगे। ओके इसके बाद डी क्या कहता है, अनयूजुअल कैश ट्रांजैक्शन का पेमेंट कहते हैं। उन्होंने कहा अनयूजुअल कैश ट्रांजैक्शन का पेमेंट दिख रहा है तो आपके पास डी के अंदर आ जाएगा। आईडीटी जीएसटी आजकल सुर्खियों में हमेशा मीडिया पे आते ही रहता है, उद्घाटन भी मीडिया पे हुआ था, तो उसका आ जाता है एडवर्स मीडिया कमेंट, लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑडिटर की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं या इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इंडिकेटर्स जो पता चलेगा कि लॉज एंड रेगुलेशंस का आपने कंप्लाई नहीं कर रखा है, तो 11 इंडिकेटर होते हैं। पहले तो आ जाता है आपने फीस का या पेनल्टी का पेमेंट कर रखा है, तो आपने पेमेंट अनयूजुअल पेमेंट कर रहे हो, किसको, लीगल एडवाइजर्स को पेमेंट कर रहे हो, तो कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो हमें उससे लग रहा है। उसके बाद निकल के आता है कि आपने क्या किया, आपने प्रॉपरली अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया, इम्प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है या फिर आपने अनऑथराइज अकाउंटिंग कर रखी है। उसके बाद मार्केट हाई लो का क्या निकल के आता है कि भाई आपका ना जो आपने एक तरीके से परचेज कर रखी थी वो आपने एक्सेस प्राइस पे कर रखी थी कंपेयर टू द प्राइस जिस पे आपकी परचेज होनी चाहिए थी। फिर रिलेटेड पार्टी को आपने पेमेंट करी थी, अनऑथराइज पेमेंट कर दी रिलेटेड पार्टी को, ठीक है। अच्छा या कंसल्टेंट को अनऑथराइज पेमेंट कर रखी है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए ना ऐसा कुछ। उसके बाद आपके पास ऑडिट के अंदर क्या निकल के आता है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रिवेल करता है जिसकी ऑडिट ट्रेल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। कॉस्ट को एक्सेस बढ़ा रखा है, कैसे, आप एजेंट की फीस को एक्सेस पे कर देते हो, एजेंट को कमीशन एक्सेस पे कर देते हो। अच्छा इक्वल ऑफ फेमा यानी कि एक्सचेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंटेशन आपने मेंटेन नहीं कर रखा है। उसके बाद डी अनयूजुअल कैश ट्रांजैक्शन आईडीटी आपका सुर्खियों में, यानी कि आपने एडवर्स मीडिया कमेंट निकल के आता है। मीडिया ही कह देता है कि भाई ऐसे करके लग रहा है ना, जैसे अभी बोला गया कि मिल्क का डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वैसे करके आपके पास कोई एग्जाम्पल निकल के आ गया जिसके लिए आप लगता है कि लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर एग्जाम्पल फसाई होता है वहाँ पे एफएससीआई उसका कंप्लेंट नहीं कर रखा है, तो वो आपको वहाँ से बता दिया जाता है, ठीक है। इंडिकेटर्स मिलने के बाद अब ऑडिटर करता क्या है, अगर हम ऑडिट प्रोसीजर की बात करते हैं पहले, तो ऑडिटर करेगा क्या, ऑडिटर एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा पहले उस पर्टिकुलर लॉ की, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग उसने ऑब्टेन कर ली। उसके बाद वो सर्कमस्टांसेस देखेगा कि वो ऑकरेंस कैसे हो रहा है, लॉ का नॉन कंप्लायंस कैसे हो रहा है, फिर इवेल्युएट करेगा इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सिंपल है, आपने अंडरस्टैंडिंग लॉ की ऑब्टेन कर ली, लॉ क्या था, फिर आपने देखा कि भाई सर्कमस्टांस क्या है, अच्छा ये लॉ था और ये सर्कमस्टांस, यानी कि हाँ लॉ आपका नहीं कंप्लाई नहीं हुआ है, ये हमें पता चल गया। इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, प्रॉफिट बढ़ा के दिखाया हुआ है या गिरा के दिखाया हुआ है, करा क्या हुआ है इन्होंने, इम्पैक्ट देख लिया। कम्युनिकेशन मतलब TCWC के साथ बातचीत कर लेते बैठ के, भैया ऐसे क्यों कर रखा है, प्रॉफिट आपने फालतू में 10 करोड़ रुपये से ऊपर कर रखा है, ऐसा क्यों कर रखा है आपने, ठीक है। बातचीत करते हो, डिस्कस करते हो, उसके बाद लीगल एडवाइस ऑब्टेन कर लेते हो अगर आपको कुछ लगता है तो। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पहली TCWD को कम्युनिकेट करना, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मैटर कोई भी नॉन कंप्लायंस का आता है, तो आप अगर TCWD आपको लग रहा है 2 चार्ज विद गवर्नेंस इन्वॉल्व नहीं है तो उनसे बातचीत कर लो, अगर आपको लग रहा है वही इन्वॉल्व है उनसे हाई लेवल पे बात कर लोगे आप, ठीक है। ऑडिटर की रिपोर्ट के रिक्वायरमेंट में क्या आप करते हो, अगर आपको लग रहा है कि इसका मटीरियल इंपैक्ट आने वाला है, इफेक्ट आने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो आप उसको क्वालिफाई कर देना या एडवर्स ओपिनियन दे देना।
दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि अनेबल टू कंक्लूड, यानी कि आप कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हो लॉज रेगुलेशन का कंप्लायंस हो पाए कि नहीं हो पाए। क्यों नहीं कंक्लूड कर पा रहे हो? क्योंकि लिमिटेशन लगा दी थी किसने? मैनेजमेंट ने ही लिमिटेशन लगा दी थी। कैसे लिमिटेशन लगा दी थी? अरे सर जल्दी करवा दो, ये नहीं, अरे सर ये फंसाई का क्या ही देख रहे हो, अरे सर नहीं 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 इन्फॉर्मेशन नहीं, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का आप नहीं कर सकते। मतलब दे हैव इम्पोज अ लिमिटेशन कि यू विल नॉट गो टू दैट एक्सटेंट। अगर आपको लग रहा है कि जानबूझ के ऐसी कोई लिमिटेशन लगाई है तो या फिर तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दो, या फिर यहाँ पे एडवर्स नहीं देना, डिस्क्लेमर देना है। डिस्क्लेमर एक तो आप ओपनिंग बैलेंसेस में भी दे सकते थे, वहाँ पर पढ़ा था। सब्सिक्वेंट इवेंट में पढ़ा था 560 के अंदर कि वहाँ पर दे सकते थे। तीसरा यहाँ पर पढ़ा है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हो अगर मैनेजमेंट आपको जानबूझ के मना कर रहा है, कुछ भी इनहेरेंट लिमिटेशन लगा रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है ताकि आप नहीं कर पाओ, तो आप ऐसा कर देना। नहीं लग रहा है कि मैनेजमेंट ने ठीक किया, सर्कमस्टांसेस आपको लग रहे हैं कि कोई बात नहीं मैनेजमेंट ने कर रखा है, लेकिन यूजुअल सर्कमस्टांसेस अनयूजुअल नहीं है, तो ठीक है, कंसिडर करो उस इम्पैक्ट को, उसका इफेक्ट देखो, दोबारा क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देना तो दे देना, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक तो होती है टीसी जब से बात करने की, दूसरी होती है ऑडिटर रिपोर्ट के रिगार्ड में, तीसरी होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशंस के रिगार्ड में, रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के रिगार्ड में। जैसे आप इंश्योरेंस कॉरेक्ट करते हो तो उसमें होता है कि IRDA को भी आपको कंप्लाई करना होता है। IRDA एक पर्टिकुलर एनेक्सा देता है कि इसको भर के ना हमें बता देना, तो उसको कुछ चीज़ों में एक तरीके से इंटरेस्ट होता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, उसके बारे में उसको जानना होता है, तो वो वहाँ से निकल के आ जाता है कि अगर ऐसा कुछ मांगा या किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी ने, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने, तो उसको भी आप प्रोवाइड कर देना, वो भी आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बनेगा, ठीक है। इसके बाद आती है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लास्ट है ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी यहाँ पर निकल के आएंगी। पहली निकल के आती है लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपने TDS का कंप्लायंस नहीं किया तो आपकी पेनल्टी निकल के आएगी। इनकम टैक्स का पेमेंट टाइमली नहीं किया, ज़्यादा कम दिखा रहे हो, या फिर आपने डिप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट नहीं लगाया, ठीक है, ये लॉज एंड रेगुलेशंस इसका कंप्लाई नहीं हो रहा है, जिसका इंपैक्ट आपके फिनिशर्स पे आता है और उसके डिस्क्लोजर्स पे इंपैक्ट आता है, ठीक। तो इन्होंने कहा कि ऑडिटर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है किसके ऊपर, किसी भी मटेरियल अमाउंट के डिटर्मिनेशन के ऊपर या डिस्क्लोजर के ऊपर फिनिशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसके सही ऑब्टेन कर लेना, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेना। कैसे ऑब्टेन करोगे? रिटन रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आप ऑब्टेन करके आ जाते हो। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल फिट बैठेगा तो बैठेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिगार्ड में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिगार्ड में आप नोट्स अकाउंट में देते भी हो कि भाई वो डिस्क्लोजर देता है, मैनेजमेंट हमें बता देता है कि ऐसा कुछ भी अगर था तो हमने सारा का सारा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज कर दिया, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या होती है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसा अदर लॉ एंड रेगुलेशन है जिसका कोई पर्टिकुलर इफेक्ट कोई मटेरियल अमाउंट पे या डिस्क्लोजर पे नहीं आने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उसके लिए क्या करोगे? मैनेजमेंट से बातचीत कर लो कि कुछ ऐसा ऊपर नीचे तो नहीं चल रहा है, और रिस्पेक्ट कर लो अगर आपको कुछ लग रहा है तो। अगर आपको उसके बाद भी लग रहा है कि नहीं हड़बड़ या गनबन हो सकती है, अनबन हो सकती है, तो आप क्या करोगे? रिटन रिप्रेजेंटेशन मांग लोगे उसके रिगार्ड में भी। रिटन रिप्रेजेंटेशन में लिखता है क्या मैनेजमेंट लिख के देता है कि सारे के सारे इंस्टांसेस बताता है जहाँ पर उसको लग रहा है अगर नॉन कंप्लायंस है या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है किसी भी पर्टिकुलर लॉ या रेगुलेशन का, वो उसमें बता के दे देगा आपको, सिंपल एज दैट। तो इसमें हमने एक तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली थी, उसको पहले हमने लीगल रिक्वायरमेंट 3, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद आपके 3 और निकल के आ गए थे। 3 और लास्ट के क्या निकल के आए थे? कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड आ गए थे, एम्प्लॉय से रिलेटेड आ गए थे, पढ़ लिया। फिर हमने ऑडिटर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ TCWD के रिगार्ड में क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर रिपोर्ट के रिगार्ड में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कोई अगर आपकी रेगुलेटरी एनफोर्समेंट अथॉरिटी है उसके रिगार्ड में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडिकेटर क्या होते हैं? 3 इंडिकेटर तो बेसिक वाले आपके पेनल्टी वगैरह वाले निकल के आ जाते हैं, और बाकी इंडिकेटर्स आपके FR SFM ऑडिट लॉ DTI DT कॉस्ट और इक्वल लॉ से निकल के आ जाते हैं। ओके, ऑडिटर का प्रोसीजर क्या होता है हमने देख लिया। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपकी जो होती हैं वो 2 रिक्वायरमेंट्स की बात भी होगी। दैट्स ऑल दी ऐसे।